अब आपको बताता हूं साइबर क्राइम करने वाले टेक्नोलॉजी की मदद से किस किस तरह के पैतरे अपनाकर लोगों को ठगते हैं। सबसे नया मामला, लेटेस्ट इशू गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग को बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ठगा गया। साइबर ठगी के इस केस में एआई का इस्तेमाल किया गया। रिटायर्ड पुलिस अफसर की शक्ल, उसकी आवाज, उसी के दफ्तर के वीडियो का इस्तेमाल शिकार को धमकाने के लिए किया गया। असल में हुआ यह कि गाजियाबाद में 74 साल के बुजुर्ग अरविंद ने नया स्मार्ट मोबाइल फोन खरीदा। फोन में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऐप डाउनलोड कर लिए, अपना प्रोफाइल भी बना लिया। इसके बाद फेसबुक मैसेंजर खोला तो दूसरी तरफ से कॉल आई। बुजुर्ग ने कॉल रिसीव कर ली। इसके तुरंत बाद व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आई। दूसरी तरफ से वीडियो कॉल पर एक महिला थी। उस महिला ने कपड़े नहीं पहने हुए थे। बुजुर्ग ने जैसे ये देखा तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। लेकिन इससे मुसीबत खत्म नहीं हुई। मुसीबत तो यहां से शुरू हुई। कुछ देर बाद बुजुर्ग के पास फोन आया। कॉल करने वाले खुद को पुलिस वाले बता रहे थे और कहा उनके पास शिकायत आई है, आप फोन पर अश्लील वीडियो चैट्स करते हैं। आपका वीडियो भी शिकायत के साथ भेजा गया है, जिसमें आप किसी लेडी के साथ अश्लील चैट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुजुर्ग घबरा गए। पुलिस वाले ने थाने पहुंचने को कहा। बुजुर्ग को लगा अगर यह बात किसी को पता लगी तो खामखा बेइज्जती होगी। बिना किसी बात के लोग उन्हें शक की नजरों से देखेंगे। लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बुजुर्ग ने मिन्नतें की, लेकिन पुलिस वाला टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद बुजुर्ग से कहा गया कि वो बड़े अधिकारी से बात करे। बताया गया कि एडीजी प्रेम प्रकाश खुद वीडियो कॉल पर बात करेंगे। बुजुर्ग के फोन पर वीडियो कॉल आया। आईपीएस प्रेम प्रकाश वर्दी में थे, कॉल पर थे। और मैं आपको बता दूं, प्रेम प्रकाश वाकई में आईपीएस अफसर थे। कुछ दिन पहले रिटायर हुए हैं। लेकिन इस वीडियो कॉल में असली प्रेम प्रकाश नहीं, एआई का इस्तेमाल करके उनका डीप फेक था। चेहरा प्रेम प्रकाश का था, आवाज प्रेम प्रकाश की थी, दफ्तर भी उन्हीं के जैसा दिखाई दे रहा था। और यह सब देखकर कोई भी चकरा जाएगा। बुजुर्ग घबरा गए। उन्हें भरोसा हो गया कि वाकई में किसी ने उनके साथ धोखा किया है और फिर उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी। उसके बाद फिर पुलिस वाले ने उनसे संपर्क किया। बुजुर्ग से 74,000 रुपए वसूल किए, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा। अरविंद बेइज्जती के डर से परिवार वालों को कुछ बता नहीं पाए। जब परिवार वालों ने देखा कि अरविंद परेशान है, उन पर प्रेशर डाला, तब जाकर अरविंद ने अपने बेटे को सारी बात बताई। बेटी ने वकील से संपर्क किया। जब वकील ने इन साइबर क्रिमिनल से बात की तो पहले तो ठगों ने वकील को भी दबाव में लेने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सारे नंबर स्विच ऑफ कर दिए गए। इसके बाद मामला पुलिस में पहुंचा, असली पुलिस में। अब असली पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अरविंद ने तो ठगों के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जब वकील से आईपीएस अफसर प्रेम प्रकाश के एआई डीप फेक से बात की गई तो उन्होंने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया। वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, आप भी समझ जाएंगे कि एआई डीप फेक से इस तरह का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और यह कितना खतरनाक हो सकता है। चेहरा तो तुम्हें दिखाएंगे, अभी तुम्हारा चेहरा लाइव रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर। सर आप कितना भी रिकॉर्ड कर लो, आपको मैं उधर ही आकर बात करता हूँ। सर आप पैसे मांग रहे हो, आप पैसे मांग रहे हो, आप पैसे मांग रहे हो ना इनसे। मैंने कौन सा पैसा मांगा? नहीं कोई बात नहीं सर, आप किस लिए, किस लहजे में उठवा रहे हैं आप इन्हें? कोई बात नहीं, आप उठवा रहे हैं। आप द्वारका थाने से बात कर रहे हैं। काट दिया उसने तो। मैं आपको वो ऑडियो कॉल भी सुनवा देता हूं जिसमें यूपी पुलिस के अफसर के नाम पर अरविंद शर्मा को डराया जा रहा था, उनको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। यह बातचीत अरविंद की बेटी मोनिका शर्मा ने की थी। अभी आपकी जो ये वीडियो है ना,
आप जिस तरह से बंदे का हैरेसमेंट कर रहे हो ना, आत्महत्या करने के लिए, इसने बात किया था मुझसे। आप आत्महत्या करने के लिए उकसा रहे हो इस बंदे को। ये बंदा आत्महत्या करते करते बचा है। मुझे बदतमीज से बात किया था। अरे आपने इससे पैसे के लिए बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने पैसा नहीं लिया। तो आप इसे कॉल किस लिए, किस संबंध में कर रहे हैं आप इसे कॉल? अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? आप किस संबंध में कॉल कर रहे हैं अरविंद को? आपने बोला, नहीं, आपने ये बोला कि मैं एडवोकेट हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए इसके ऊपर कौन सा धारा लगा? अरे आप मुझे ये बताइए, आपके पास एफआईआर कौन सी है इसके पास? 364, 354 धारा लगा, आपको मालूम है क्या? आप एफआईआर भेजो, चले गए फिर। एफआईआर भेजो, अभी नहीं है तुम्हारे अंदर। एफआईआर भेजो ना। हाँ, अरे एफआईआर भेजो। मैं ठीक है, उठाने आ जाता हूँ, तेरे को भी देखता हूँ। अरे मैं कह रही हूँ थाने आ जाओ, घर में आ जाओ। डीप फेक की वजह से साइबर ठगी के शिकार हुए बुजुर्ग अरविंद शर्मा ने कहा, जो लोग उनसे पैसे मांग रहे थे वो लोग लगातार कॉल करके किसी न किसी तरह से बस पैसा मांग रहे थे, उनको सोचने समझने का मौका तक नहीं दे रहे थे। वीडियो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आती है मेरे पास, तो उन पे पुलिस वाले का डीएसपी का चेहरा था बोलते हुए। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो है, मैं आपको पकड़ने के लिए आ रहा हूँ बहुत जल्दी, और आप एक काम करो, अगर ये वीडियो कॉल आप ये फ़ोटो अगर आप डिलीट करवा सकते हो तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। तो उन्होंने संजय सिंह का मुझे नंबर दिया कि ये आप इससे बात कांटेक्ट करके वीडियो कॉल ख़त्म करा के और मेरे को क्लियरेंस सर्टिफिकेट भिजवाओ। तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कही ठीक है जी, आपके 2 फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, तो उनके लिए आप 21,999 रुपये ट्रांसफ़र करो। तो मेरे साथ मालिक थे जिनसे मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने 22,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। तो वो बोला नहीं आपने तो फिर मैंने कॉल करी तो उसने कही सर जी आपने गलत कर दिया, 21,999 डालने थे, ये मेरा कंप्यूटर इसको पकड़ नहीं रहा पैसे को। तो फिर मैंने 21,999 डलवाए। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कि आप फ़ोटो डिलीट कर दो। तो उन्होंने कही फ़ोटो डिलीट सर जी नहीं हो सकते, वो यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं। तो उसके लिए मैंने कहा जी उसके लिए क्या होगा, क्योंकि उसके लिए फिर 31,999 और डालो। तो मैंने पहले 20,000 रुपये डाले, फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा जी मेरे पे पैसे नहीं हैं। ठीक है कोई बात नहीं, सुबह को डालो या अरेंज करके डालो। इतने वो डीएसपी जो बने हुए थे, जो फ़ोटो आ रहा है वो मुझे धमकाने पे लगे हुए थे, मुझे सोचने का टाइम ही नहीं दे रहे थे कि ये ऐसे हो। अरविंद शर्मा की बेटी मोनिका शर्मा ने कहा, उनके पिता किसी लड़की के साथ न्यूड फोटो की बात सुनकर और अपनी फोटो उसके साथ जुड़ने के बारे में सोचकर बहुत डर गए थे। फ्रॉड करने वालों ने उनके इसी डर का फायदा उठाया। मोनिका ने बताया कि उनके पिता तो इतना घबरा गए थे कि खुदकुशी करने के बारे में सोचने लगे। फ्रॉड का तो स्टार्टिंग से मुझे पता ही है कि साइबर क्राइम भी चल रहे हैं, ऑनलाइन क्राइम भी होते हैं बहुत सारे, तो वो तो मैंने खुद ही सजेस्ट कर लिया था इस चीज़ को। फिर उनका कॉल आया संजय जी का मेरे पास, पापा का मोबाइल मैंने ले लिया था जब वो ज़्यादा ही परेशान घूम रहे थे और मे भी सुसाइड करने की भी कोशिश कर रहे थे वो। तो मैंने अपने पास बुलाया, पापा आप मेरे पास आओ, क्योंकि सिस्टर ने मेरे को कॉल किया था, पापा किसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं। जब वो आए हैं मेरे पास, फिर मैंने उनका मोबाइल लिया तो इतने संजय का कॉल आया, संजय का कॉल मैंने पिक किया, मैंने बात करने की कोशिश करी उससे। तो वो अरविंद शर्मा जी से ही बात करना चाहता था, मुझसे बात करने के लिए मना कर रहे थे। फिर मैंने अपने टोन में बात करना शुरू किया, फिर उन्होंने सॉरी कहकर फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद भी सर मैंने पापा का फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिया था और उसके बाद हमने दूसरे दिन नेक्स्ट डे भी देखा तो उनकी कॉल्स आ रही थी और फिर एडवोकेट के पास गए थे हम जब कंप्लेंट करवाने के लिए, तो वहाँ ऑन करवाया था फ़ोन उनका मैंने, क्योंकि टॉर्चर थे, काफ़ी दिमाग से परेशान थे वो। तो वहाँ पर उनके कॉल आने स्टार्ट हो गए। इनफैक्ट पहले ऑडियो कॉल आई और फिर वीडियो कॉल आई। वीडियो कॉल वो हमने रिकॉर्डिंग करी थी, कोई द्वारका का पुलिस ऑफिसर बन के उन्हें धमकाने में लग रहा था। जब मैं गाजियाबाद कचहरी में गई एसएसपी के ऑफिस में, जब उन्होंने मेरे को उनका इंट्रो दिया था कि वो रिटायर्ड है। अब ये मामला असली पुलिस के पास है, यूपी पुलिस इसकी जांच कर रही है। गाजियाबाद के डीसीपी सिटी निपुण अग्रवाल ने कहा, पुलिस को वो बैंक अकाउंट का नंबर मिल गया है जिसमें अरविंद शर्मा ने पैसे ट्रांसफर किए थे और फेक कॉल करने वाले का आईपी एड्रेस भी मिल गया है। बहुत जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा।
महिला ने बताया कि उनके पिता को एक वीडियो कॉल आया था जिसमें कि एक मॉफ्ड वीडियो था। उसमें एक वर्दी में एक पुलिस अधिकारी थे, जिसमें कि उनसे बताया गया है कि उनसे पैसे की डिमांड करी और अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख दिया जाएगा। इसमें तत्काल ही हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया है और इसमें जो बैंक की डिटेल्स वगैरह हैं, जिसमें उन्होंने 74,000 रुपये ट्रांसफ़र भी करे थे, उसको खंगाल रहे हैं हम। देखिए, ऐसा फर्जी आईडी लेके कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं इंडिया में ही जहाँ से ये गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। ये फर्जी आईडीज़ पे फर्जी सिम कार्ड इशू कराते हैं, फर्जी बैंक अकाउंट नंबर होते हैं, पर इस पर हमारी टीम काम कर रही है। जो भी IP एड्रेसेस हैं, जो भी बैंक की UPI डिटेल्स हैं, उसको हम जल्दी पकड़ेंगे। डीप फेक का इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला मामला फरीदाबाद से सामने आया है। फरीदाबाद में एक स्टूडेंट को ठगों ने साइबर ठगी का शिकार बनाया। फरीदाबाद की अनन्या की पढ़ाई कर रही हैं, वो कनाडा जाने की तैयारी कर रही हैं। परिवार वालों ने उन्हें एक नया लैपटॉप दिलवाया था। इसी लैपटॉप के जरिए डिजिटल डकैतों ने अनन्या को 17 दिन तक हाउस अरेस्ट कर दिया। हुआ ये कि अनन्या के पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि उसका नाम आशीष शर्मा है, वो कस्टम अधिकारी है। फोन करने वाले ने कहा एक कुरियर पकड़ा गया है जिसमें 16 पासपोर्ट और 68 ATM कार्ड बरामद हुए हैं। अनन्या घबरा गई। उसने कहा ऐसा कोई कुरियर उसने नहीं भेजा है। तो फर्जी कस्टम ऑफिसर ने कहा अगर ऐसा नहीं तो उसकी शिकायत लखनऊ पुलिस से कर सकती हैं। इसके बाद कॉल को एक दूसरे शख्स के पास ट्रांसफर कर दिया गया, जिसने अपना परिचय लखनऊ के पुलिस अफसर के तौर पर दिया और अनन्या से कहा कि वो लखनऊ आकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अनन्या ने कहा वो फरीदाबाद में रहती हैं, लखनऊ नहीं आ सकती। तो कॉल करने वाले ने कहा अगर आप फिजिकली पेश नहीं हो सकती तो डिजिटल तरीके से वीडियो कॉल पर भी आप FIR दर्ज करा सकती हैं। इसके बाद अनन्या को स्काइप के जरिए वीडियो कॉल पर कनेक्ट कर दिया गया। जो शख्स वीडियो कॉल पर था उसने अनन्या से आधार कार्ड नंबर पूछा और बताया उसके खिलाफ तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस भी दर्ज है। अरेस्ट वारंट निकला हुआ है और इस मामले में अनन्या को 3 करोड़ 80 लाख रुपए भी मिले हैं। ऐसी बातें सुनकर कोई भी घबरा जाएगा। अनन्या भी परेशान हो गई। कॉल करने वाले ने घबराहट का फायदा उठाया। उसने कॉल ट्रांसफर की और अनन्या से कहा आपकी बात CBI के अफसर से कराई जा रही है। अब फर्जी CBI अफसर वीडियो कॉल पर आया। उसने कहा लोकल पुलिस को आपके अरेस्ट वारंट की जानकारी दे दी जाएगी और वो आपको गिरफ्तार कर लेगी। अगर आप गिरफ्तारी से बचना चाहती हैं तो 3 करोड़ 80 लाख की जो 5% रकम बनती है, यानी तकरीबन 15 लाख रुपए, वो आपको अपनी बेल अमाउंट के तौर पर जमा करनी होगी। अनन्या ने कहा उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो साइबर ठग ने अनन्या से कहा कि वो उसे डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं और जब तक वो पैसे का इंतजाम नहीं करती तब तक उन्हें अरेस्ट रखा जाएगा। इसके बाद अनन्या को साइबर ठगों ने हिदायत दी कि वो अपना कॉल कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं करेगी। वीडियो बंद कर सकती है लेकिन ऑडियो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं करेगी। और इतना ही नहीं, साइबर ठगों ने यह भी कहा कि वो इस केस की जानकारी अपने घर वालों से शेयर नहीं करेगी और इसके लिए साइबर ठगों ने अनन्या से मामले की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए एक मेमो भी साइन करा लिया। लड़की इतना डर गई कि उसने 17 दिन तक न तो कॉल डिस्कनेक्ट की, न घर वालों को कुछ बताया और इस दौरान उसने इधर उधर से जुगाड़ करके 2.5 लाख रुपए भी ठगों को दे दिए। एक दिन वो बाथरूम में थी, लैपटॉप का स्पीकर खुला हुआ था। ठगों ने उसे वीडियो पर नहीं देखा तो आवाज दी। घर में मेड काम कर रही थी, उसने आवाज सुनी, घर वालों को बताया कि कोई बार बार अनन्या को बुला रहा है। ठगों ने जब ये आवाज सुनी तो तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अनन्या को मैसेज भेज दिया कि उसकी जमानत हो गई है, अब वो आजाद है। ये बेसिकली फ़ोन आते हैं आपके पास, वैसे व्हाट्सएप कॉल आएंगी वर्चुअल नंबर से। उसके बाद ये स्काइप पे ले लेते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की एक ऐप है और वहाँ आपको फ़ोन कहते हैं कि आपने कोई कोरियर भेजा, उसमें कोई ड्रग्स है या कोई इलीगल चीज़ है और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और आपने फ़ोन काट दिया तो आप इसमें फंस जाएंगे। तो
तो वो फ़ोन कटने नहीं देते और पैसे की डिमांड करते हैं, आपके खाते कितने हैं, आपके आधार कार्ड क्या है, तो इस टाइप का वो करते हैं। तो इसके अंदर भी 2.5 लाख रुपए गए हैं जो कि एक असम के खाते में डाले गए हैं। और बेसिकली ये लोग आउट ऑफ इंडिया बैठ के ये क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। ये उसको लोगों को दबा के रखते हैं फ़ोन पे। अगर आपने फ़ोन काट दिया तो आप इसमें आपके खिलाफ एफआईआर होगी, आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को डरा के ये डिजिटल अरेस्ट हो गया एक तरह का। ये पैसा तो स्टार्टिंग तो किसी भी अमाउंट से कर लेते हैं और जब तक मांगते रहते हैं, जब तक आदमी देता रहता है, वो कहीं तक भी जा सकता है। अभी जो इसके अंदर आईपीआई है वो फॉरेन के आए हैं और खाते यहाँ के हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये इस तरह के पहले भी आए हैं, मैं बल्लभगढ़ एसएचओ था, वहाँ भी आए थे। तो इस टाइप के कॉल आते हैं, आपके अपने ताइवान एक कोरियर भेजा था, ये पकड़ा गया है, इसमें ड्रग्स है, तो इनलीगल चीज़ें हैं, तो करते रहते हैं। ये मोडस ऑपरेंडी अभी आई है। अब मैं आपको अनन्या के पिता की बात सुनवाता हूं। अनन्या के फादर ने बताया कि उनकी बेटी इतना डर गई थी कि उसने पैसा ठगों को दे दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। पूरा सेटअप था, बांस भी नजर आ रही थी उसमें, है ना, 2-3 है ना उन्होंने अपराधी भी बैठा रखे थे, लोग आ जा रहे थे, वर्दियां पहन रखी थी, सब कुछ है ना ऐसा लग रहा था जैसे है ना ओरिजिनल कोई सेटअप हो, ऐसा लग रहा था। उन्होंने बोला कि 3.8 करोड़ रुपीस का आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया जज साहब ने, और है ना वो 5% आप पैसा देके अपना अरेस्ट बेल ले सकती है, अरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। इसने बोला 15 लाख रुपए, उन्होंने 15 लाख रुपए का अमाउंट बोला था। 15 लाख रुपए इसने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। 16 अक्टूबर को इस 2,10,000 रुपये मेरे से लिए, 30,000 रुपये अपने दोस्तों से, 2 दोस्तों से लिए और 10,000 रुपये अपनी मम्मी से लिए और 2,50,000 रुपये उनको ट्रांसफर कर दिए। फिर भी है ना डिजिटल अरेस्ट नहीं खत्म हुआ क्योंकि पैसे कम आए थे, 15 लाख से कम आए थे। तो ये उनसे प्लीड करती रही कि है ना मेरे पास इतना ही है, और वो इसको नए नए तरीके बताते रहे कि है ना पापा का है ना डेबिट कार्ड चुरा लो, पापा का है ना क्रेडिट कार्ड चुरा लो, कोई कैश पड़ा हो, कोई ज्वेलरी पड़ी हो, क्या कुछ भी है ना कैसे भी करके आप है ना और पैसे दो और पैसे दो। इसने मना किया या इसके पास इसकी और हिम्मत नहीं हुई। 28 तारीख को ये है ना टॉयलेट में थी अपने, और इसका लैपटॉप पे से है ना आवाज़ आई कि अनन्या अनन्या अनन्या। तो मेड ने सुन लिया और मेड है ना चिल्ला के बोली क्या होती, दीदी दीदी आपके कंप्यूटर से आवाज़ आ रही है। जैसे ही उसने वो बात सुनी उसने ना लॉग आउट कर लिया। आरोपी है जो भी है, जो गैंग है, उन्होंने है ना लॉग आउट कर लिया और दोपहर को 2-3 बजे है ना इसको मैसेज कर दिया कि आपका डिजिटल आपकी बेल हो गई है और आपका अरेस्ट खत्म हो गया। अनन्या के पिता ने बताया कि इसमें गलती बेटी की नहीं है, गलती उनकी है। उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि बेटी लैपटॉप पर क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, वो लगातार ऑनलाइन क्यों बनी हुई है। अनन्या के पिता ने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि माता पिता बच्चों को ये भरोसा नहीं दिला पाते कि कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, सबसे पहले घर वालों को बताएं, डरे नहीं। अगर बेटी ने घर वालों से बात की होती, उनके साथ ये बात शेयर की होती, तो मुसीबत न झेलनी पड़ती। ऐसा है जैसे है ना, मतलब है ना दशहरे वाले दिन है ना हमने इसे बुलाया कि पूजा के लिए आ जाओ। वैसे तो है ना ये ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती है, तो है ना हम बहुत ज़्यादा सभी अपने कमरों में ही रहते हैं, सब लोग अपने मोबाइलों में या अपने टीवियों में मस्त रहते हैं। इतना कुछ इंटरेक्शन बहुत थोड़ा सा ही होता है कि नाश्ते पे मिल गया कभी, तो इतना कुछ नोटिस नहीं किया। बट है ना जैसे बाद में देखा हमने, तो है ना उनसे परमिशन लेती थी कि है ना पूजा के लिए जाना है तो मे आई गो फॉर 10 मिनट्स। फिर है ना एक है ना मैसेज था, उसमें लिखा हुआ था कि मेरा है ना जब घर से बाहर जाती थी तो मोबाइल पे है ना स्काइप ऑन करा लेते थे, तो है ना इसका बैटरी है ना ड्रेन आउट हो रही थी। तो इसने उनको लिखा कि मेरी बैटरी ड्रेन आउट हो रही है और घर पहुंचने में मेरे को आधा पौना घंटा लगेगा। तो वो डांटते थे इसे कि है ना आप जल्दी से जल्दी घर पहुंचिए और है ना स्काइप ऑन कीजिए। तो इस तरीके की हमने चैट्स इसकी देखी जो हमारे पास है। अच्छा, यानी कि घर से बाहर जाना है तो परमिशन लेकर, घर में अगर किसी के दूसरे के रूम में जाना है, किसी फैमिली मेंबर को कोई बुला रहा है तो भी परमिशन लेकर, विदाउट परमिशन कुछ नहीं। और 24 घंटे जो है लैपटॉप पे या मोबाइल पर जो है ऑन रहता था। इस मामले की सबसे इंटरेस्टिंग साइडलाइट आपको बताऊं, ये लड़की जब इन ठगों के चंगुल से बाहर निकल गई तो उसने वाकई में सोचा कि वो तो इनके चंगुल से बाहर निकल गई है, उसे रिलीज कर दिया गया, वाकई में उसकी जमानत हो गई है। और उसने बड़े खुशी खुशी अपने भाई को ये बात बताई। जब भाई ने डिटेल्स मांगी तब पता चला कि वो तो ठगी गई है। आप सोचिए कितना सावधान रहने की जरूरत है। फरीदाबाद से मिलता जुलता साइबर फ्रॉड का एक केस नोएडा में भी सामने आया है। नोएडा में
एक आईटी कंपनी में काम करने वाली महिला को कॉल आई कि उसके खिलाफ मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। कॉल करने वाले इतना बताने के बाद लड़की को वीडियो कॉल पर कनेक्ट करने लगे। फिर वर्दी पहनकर बैठे एक आदमी से बात कराई। क्लेम किया वो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का डीसीपी है। बैकग्राउंड बिल्कुल थाने जैसा दिखाई दे रहा था। कुछ कैदी बिठाए गए थे, वॉकी टॉकी भी रखा हुआ था। अपने आप को डीसीपी कहने वाले शख्स ने उस महिला से कहा कुछ दिन पहले नरेश गोयल नाम के कारोबारी की यहां रेड पड़ी थी, वहां 2 करोड़ रुपए पकड़े गए, इसमें से 20 लाख का कमीशन उस महिला को भी पे किया गया। फर्जी डीसीपी बने ठग ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग के ये पैसे ट्रांसफर करने के लिए महिला के बैंक अकाउंट और आधार नंबर का इस्तेमाल हुआ है और वेरीफाई करने के लिए महिला के सारी डिटेल ले लिए। फिर कहा इस मामले में जमानत के तौर पर उसे 20 लाख रुपए ट्रांसफर करने होंगे। अगर वो पैसा ट्रांसफर नहीं करेगी तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। केस की जांच होने के बाद अगर वो निर्दोष साबित होती है तो उसे पैसा वापस कर दिया जाएगा। इस महिला के पास सिर्फ 11 लाख रुपए थे। उससे ठगों ने कहा अभी वो 11 लाख ट्रांसफर करे और उसके बाद बाकी के पैसों का इंतजाम करे। डर के कारण महिला ने ठगी करने वालों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। पैसे ट्रांसफर करने के बाद भी उस महिला को कई घंटे तक ऑनलाइन रखा गया और करीब 10 घंटे बाद फिर से फोन करके कहा गया आपका केस सेटल हो गया है, आप डिजिटल अरेस्ट से रिहा की जाती हैं। स्काइप कॉल पे तो उनके द्वारा बताया गया कि जो आपका आधार कार्ड है, अभी कोई नरेश गोयल जी हैं, कोई मतलब कोई छापा अगर पड़ा है तो उनसे शायद 2 CR लगभग कभी बरामद हुए हैं, जिसमें से आपका उन्होंने बताया पूछताछ में कि आपका 20 लाख रुपए आपको कमीशन के तौर पे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर यूज हुआ है। तो इस बात को उन्होंने मना किया कि नहीं हमने तो नहीं किया, हमारी कोई बात ऐसी नहीं हुई है किसी से। तो कहा नहीं उन्होंने बताया है, तो इसलिए कृपया आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और चूंकि उनका कहना यह था कि पीछे वर्दी में पुलिस की वर्दी में थे, पीछे वॉकी टॉकी सब कुछ, तो उनको विश्वास हो गया कि पुलिस ही है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप डिजिटली अरेस्ट है और जो पूछताछ की जाएगी आपको पूछताछ में हर बात बतानी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने मुझसे अकाउंट डिटेल सब डिटेल आप मुझे अपना अकाउंट डिटेल भेजिए, मैं चेक करना चाहते हैं 20 लाख आपके उसमें आया है नहीं आया है। तो उन्होंने 3-4 बैंक थे, सबके अकाउंट डिटेल उनको दे दिए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप एक काम करिए, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि जितना पैसा कमीशन का है उतना आप एक बैंक नंबर उन्होंने दिया है, आप उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए उस बैंक में। तो हम आपको बैंक का अकाउंट दे रहे हैं, आप उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। और उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। उनके पास 20 लाख रुपए नहीं थे। उन्होंने कहा 20 लाख रुपए कमीशन का हुआ है तो आप 20 लाख ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये पैसा आपको वापस हो जाएगा। तो उनके पास चूँकि 20 लाख नहीं थे तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो मतलब 10-11 लाख रुपए ही हैं। तो उन्होंने 11 लाख रुपए उस अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। हाँ, उन्होंने ये कहा, इस चीज़ को भी कहा कि अगर आपने परिवार में या किसी नेशनल सिक्योरिटी में आप नेशनल प्लेटफॉर्म पे या किसी पुलिस थाने में जाती हैं तो आप उसको शेयर नहीं करना है, क्योंकि आप बच रहे हैं। सरकार ने भी लोगों से इस तरह के साइबर क्राइम करने वालों से सावधान रहने को कहा है। गवर्नमेंट की तरफ से यूट्यूब पर फेक वीडियो, मुफ्त तस्वीरों को लेकर सरकार सख्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सीरियस इशू बताया है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया कंपनियों के अफसरों से कहा कि बात करके डीप फेक पर लगाम लगाने की मांग की। और इसके बाद अब गूगल ने यूट्यूब के यूजर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। गूगल ने कहा कि डीप फेक पर काबू पाने के लिए अब यूट्यूब पर वीडियो डालने वालों को यह बताना होगा कि उन्होंने तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोई कंटेंट क्रिएट किया है। गूगल ने कहा कि वो यूट्यूब पर एआई की मदद से तैयार ऐसे कंटेंट को हटा देगा जो किसी और के चेहरे या आवाज की नकल करके बनाए गए हैं। गूगल ने अपनी नई गाइडलाइंस में कहा कि ऐसे सिंथेटिक वीडियो डालने वालों को साथ में वार्निंग देनी होगी कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना कंटेंट है। इसके बाद गूगल अपनी तरफ से उस कंटेंट की अलग लेबलिंग भी करेगा। आज साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे का मुद्दा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उठा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस पर चिंता जताई। योगी ने कहा सरकार इस खतरे को गंभीरता से ले रही है। यूपी में सभी 18 जोन्स में साइबर क्राइम की जांच के लिए अलग पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में भी
साइबर क्राइम से डील करने के एक्सपर्ट्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। योगी ने कहा कि साइबर ठगी क्राइम का नया तरीका है, इसलिए इससे निपटने में जनता में अवेयरनेस बढ़ाने और जन सहयोग की भी जरूरत है। आज के दिन पे जो हमारे पास जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने है वह है साइबर क्राइम की भी, और हर एक जनपद में प्रतिदिन इससे संबंधित दर्जनों मामले सामने आते हैं। 2017 के पहले इसकी कोई पॉलिसी नहीं थी, न सरकार का कोई विजन ही था। 2017 के बाद सरकार ने आज इस कार्रवाई को पहले चरण में रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हम लोगों ने साइबर थाने का गठन किया, और आज हर जनपद स्तर पर एक एक साइबर थाने के गठन की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है, और बहुत शीघ्र उसके लिए धनराशि भी जारी की जा रही है, जिससे थाने का गठन करने के साथ साथ वहां पे हर एक जगह मैन पावर की आपूर्ति भी हो सके। इन कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। 1531 थानों में महिला संबंधी सुरक्षा के लिए साइबर हेल्प, यहाँ पे साइबर थानों से संबंधित साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है, हेल्पलाइन भी जारी की जा चुकी है, और प्रदेश के अंदर साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब 18 जो हमारे रेंज हैं, इन 18 रेंज में भी बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब तथा 57 जनपदों में साइबर जो क्राइम थाने हैं, इनकी भी स्थापना की कार्रवाई को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अब तक गठन की प्रक्रिया को आगे किया है। यह सही है कि सरकार डिजिटल क्राइम करने वालों के खिलाफ सख्ती कर रही है, साइबर पुलिस स्टेशंस खोले जा रहे हैं। इस तरह के नए किस्म के क्राइम से लड़ने के लिए पुलिस को ट्रेन किया जा रहा है। पुलिस इस मामले में पहले के मुकाबले ज्यादा अलर्ट है, ज्यादा इक्विप्ड है, लेकिन टेक्नोलॉजी रोज रोज अपडेट होती है और अपराधी क्राइम के रोज नए नए तरीके खोजते हैं, रोज नए नए तरीके बदलते हैं। इसलिए इस तरह के अपराधों से लड़ने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस, जागरूकता, सावधानी, अलर्टनेस। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई पुलिस अफसर किसी केस के बारे में आपको फोन पर जानकारी नहीं देगा। कोई पुलिस अधिकारी वीडियो कॉल करके न वारंट की बात कहेगा, न गिरफ्तारी का डर दिखाएगा, न दूसरे थाने में फोन घुमाकर ट्रांसफर करेगा, न वीडियो कॉल पर पूछताछ की जाएगी, न कोई पुलिस अफसर जमानत के तरीके और रास्ते बताएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल आता है तो समझ लीजिए आपको ठगने की, आपको लूटने की कोशिश की जा रही है। आप समझ लीजिए कॉल करने वाला खुद अपराधी है। इसलिए डरने के बजाय, उसकी बात मानने के बजाय फोन काट दीजिए। इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को दीजिए और फिर पुलिस को दीजिए। एक और बात सबसे जरूरी है, कभी किसी के डराने से डरिए मत। ब्लैकमेल होने के बजाय घर वालों को पूरी बात बताएं। अपराधियों की कोशिश होती है वो जिसको ठग रहे हैं उसे डराएं, वो घर वालों से बात न करे इसके लिए उसे डराएं, वो पुलिस के पास न चला जाए इसकी कोशिश करें। अगर आप डरे नहीं तो बच जाएंगे, डर गए तो लुट जाएंगे। इसलिए सावधान रहिए।